वही अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी योगी सरकार की तरह कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब इस मॉडल की मांग मध्य प्रदेश में भी होने लगी। जी पुजारी जी, आपकी पहली डिमांड क्या है, मांग क्या है? क्या मांग आपने शासन प्रशासन और सरकार से रखी है? सरकार से ये मांग है कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन प्रतिष्ठानों के ऊपर उनके जो मालिक होते हैं उनका नाम लिखा होना चाहिए। कारण इसका ये होता है कि यहाँ जो भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उसके कारण यहाँ श्रावण मास भी होता है, सवारियाँ भी निकलती है, बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी दुकान कहाँ है और हमको कहाँ से कौन सी वस्तु खरीदना है। उसके अंदर इसलिए हो जाता है उनका गफलत का कि वो उनका जो संकल्प होता है, उनकी जो पवित्रता होती है, उनका जो नित्य का कर्म होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए नाम होने से हर व्यक्ति भक्त अपना थोड़ा सा संकल्प के लिए वो रहेगा और उसमें उसको ये लगेगा मुझे यहाँ से वस्तु लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, केवल नाम लिखाने में किसी की कोई आपत्ति नहीं होती है। जब नए भवन बनाए जाते हैं तो बहुत ही जोर शोर से उस पर नाम भी लिखे जाते हैं और मालिकों के नाम भी लिखे जाते हैं। तो प्रतिष्ठान पे भी नाम लिखा जाए, क्योंकि ये कारण इसलिए बना है कि कहीं किसी कारणों से फल के ऊपर, अन्य खाद्य सामग्री पर कुछ लोगों ने जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके अंदर कुछ ने थूका होगा, किसी ने कुछ अपवित्र सामग्री उसके ऊपर छीड़ दी होगी, उसके कारण ये चीज आज सामने आई है कि पवित्रता भंग नहीं हो। सबके त्योहारों की पवित्रता होती है, श्रावण के त्योहार की पवित्रता है, पूरे मास की पवित्रता है, ऐसे रमजान की भी है। जब हिंदू समाज रमजान की पवित्रता का पूर्ण पालन करते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी इसका पालन करना चाहिए, जिससे कि हिंदू समाज के लोगों का कहीं भी धर्म को और उनके संकल्प को क्षति नहीं पहुंचे, उनको पाप न लगे। इस कारण से ये मांग उठी है, पहले भी ये मांग उठी थी। और मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट की मांग को लेकर आर भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और दुकानदारों से बातचीत की गई। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी ये मांग तेज हो गई है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो होटल हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की दुकान है, इन सभी में जो है प्रोपराइटर यानी कि संचालक का नाम और नंबर होना चाहिए। फिलहाल मैं रियलिटी चेक कर रहा हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहाँ पर आप देखिए होटल लग्जरी ये नाम है। अब हम जानते हैं चूंकि इन्होंने संचालक का नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, हम बात करेंगे। भैया, आपने ये जो होटल है इसका नाम क्या है? होटल एम लग्जरी। अच्छा, अगर ये जो मांग तेजी से उठ रही है कि होटल का जो नाम है वो हिंदी में होना चाहिए और होटल के मालिक का नाम और नंबर भी डिस्प्ले करना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। अच्छा, यहाँ के मालिक कौन है? मलिक हुसैन। मलिक हुसैन, उनका मोबाइल नंबर वगैरह आपने डिस्प्ले किया है? मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया है। अच्छा, देखिए इन्होंने आपको कोई इसमें दिक्कत है अगर सरकारी आदेश जारी करती है तो? क्योंकि कई भक्तों का ये कहना है कि उन्हें पता होना चाहिए वो कहाँ रुके हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं। जी, कोई दिक्कत नहीं है। होटल लग्जरी है, इसके जो संचालक हैं वो मलिक हुसैन हैं। हालांकि इन्होंने अंदर होटल संचालक का नाम लिखा है मलिक हुसैन और बाहर जो होटल का नाम है, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार ऐसा आदेश लाती है तो उन्हें इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और होटल पर जाऊंगा, वहां बात करूंगा। देखिए ये होटल हाईलाइट है, यहाँ पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जो भैया हैं हम उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो होटल है हाईलाइट, आपने अगर ये जो मांग उठ रही है कि होटलों का नाम हिंदी में होना चाहिए, होटल संचालक का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होटल हिंदी में नाम लिखवाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। पहले से ऐसा आदेश है यहाँ? हाँ, आदेश तो आया है पहले भी, लेकिन आपने नहीं लिखा? हाँ, अभी लिखवा लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑनर का नाम क्या है यहाँ के? ऑनर में ही हूँ, अनीस शेख। अनीस शेख। अगर सरकार ये नियम लाती है, आदेश लाती है, तो आपको नाम और नंबर और मोबाइल नंबर और अपना पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
और आने वाले कुछ समय में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं में को उत्साहित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका जोश बढ़ाया, वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर है तो बीजेपी की तैयारी और रणनीति भी उसी तरह की है। चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर करारा प्रहार किया। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से 105 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 56 सीटें मिली थीं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 54 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। ये वो आंकड़े हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में कमल खिलाने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई देश भर में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी दलों के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई को विपक्ष सियासी एंगल देने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। पुणे में अमित शाह ने एनसीपी नेता शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बता दिया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर देता। कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत हो या फिर सनातन के खिलाफ बार बार बयानबाजी, जिसे लेकर बीजेपी वक्त वक्त पर इंडी गठबंधन के बयान वीरों को उनके कारनामे याद दिला देती है।